अपनी बात में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज बात होगी अपने सेहत के बारे में। कहा जाता है जहाँ है तो जहाँ है। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी माशी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बेहतर होती जा रही है। क्या हमारी तिब्बी सहूलियात हमारी मईशत और हमारी आबादी के साथ कदम से कदम मिला पा रही है या नहीं? आज इसी पे हम अपनी बात कर रहे हैं और ये मजलिस आरास्ता कर रहे हैं। हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में एज पैनलिस्ट तशरीफ़ रखे हुए हैं उनमें है डॉक्टर रमेश रैना। डॉक्टर साहब को हम एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। अंजलि ओझा सहाफ़ी हैं जो हेल्थ केयर इश्यूज़ लिखती हैं, इन पे बात करती हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर GN काजी जो वाइस चांसलर है हमदर्द यूनिवर्सिटी के। आप सबका खुशामदीद कहते हैं हम और इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जो हमारी तिब्बी सहूलियात के, उनका क्या हाल है, जो हकाइक है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो क्या हैं। आइए देखते हैं हमारे हकाइक का मजमुआ। तिब्बी सहूलियात और सेहत से मुत्तलिक बेदारी तकरीबन न होने के बराबर है। अगर बड़े शहरों से बाहर निकला जाए तो मालूम होगा दस्त से 1600 अमवात रोज़ाना होती हैं, जबकि टीबी या तपेदिक से 750 अमवात होती हैं। हमारे यहाँ बेहतरीन मॉल्स बेहतरीन ग़िज़ाई ब्रांडों से मुज़य्यन हैं, तो क्या वजह है कि 51% हिंदुस्तानी कम ग़िज़ायत का शिकार हैं? भारत के 3 साल से कम उम्र के 42% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं, जो कि अफ्रीका के सहारा इलाके के 28% से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि भारत की मईशत सन 2001 से 2006 के दरमियान 50% बढ़ी, लेकिन बच्चों में ग़िज़ायत की क़िल्लत की शरह में सिर्फ 1% कमी आई है। इस तरह से भारत उन मुल्कों के पीछे रहा जिनकी शरह निमो भारत जैसी है। हर साल तकरीबन 17,20,000 बच्चे 1 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। 5 साल से कम उम्र और नवजायद बच्चों की शरह अमवात में कमी आई है। भारत में डेंगू बुखार, हेपेटाइटिस, तपेदिक, मलेरिया और नमूनिया जैसी बीमारियां बराबर बढ़ रही हैं, क्योंकि अद्वियात के सिलसिले में इनकी मज़ाहमत बढ़ रही है। सन 2011 में भारत में मुकम्मल तौर अद्वियात से बेअसर तपेदिक की किस्म वजूद में आई। HIV से मुतासरा अफराद के लिहाज से भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। ताहम सन 2012 में अपनी तारीख में पहली बार पोलियो से मुकम्मल तौर पाक था। ये पल्स पोलियो प्रोग्राम की वजह से मुमकिन हुआ, जो 1995-96 में भारत सरकार ने शुरू किया था। जी जनाब, ये था हकाइक का मजमुआ। डॉक्टर काजी साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। आप हमें ये बता दीजिए, जो तिब्बी सहूलियात का सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर जो है, वो क्या अबतरी की हालत में है या एक सक्सेस स्टोरी बनता जा रहा है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कहाँ पे हम फोकस करें। अगर हम अर्बन एरिया को फोकस करें तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है और काफ़ी सहूलियात आपको मेट्रोपोलिस में मिल जाते हैं या बड़े बड़े शहरों में मिल जाते हैं। और कई जगह पे ये देखने को मिलता है कि हम पूरे अमेरिका यूरोप के बराबर पहुंच रहे हैं जो सहूलियात या टेक्नोलॉजी जो इस वक्त मुहैया हमारे लिए है। लेकिन उसके साथ साथ आप देख लीजिए 70-80% से ज़्यादा लोग तो गाँव में रहते हैं। गाँव में ये सारे कुछ सहूलियात नहीं हैं, चाहे कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है ऐसे प्रोग्राम लाने के लिए जिससे हम गाँव में पहुंच पाए, लेकिन ये अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल गाँव में नहीं। ये एक हकीकत है जिसको हमें उस तरीके से देखना चाहिए और उसका उपाय करना चाहिए कि कैसे अगले 10 साल में 15 साल में हम गाँव में पहुंच पाएंगे ये सहूलियात लेके। ठीक है। अंजलि ओझा, आप हेल्थ केयर इश्यूज़ पे बात करती हैं और लिखती हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो हम तरक्की कर रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है, जो बीमारियों का प्रोफाइल है उनमें भी इजाफा होता जा रहा है,
तो कहाँ पर आपको लग रहा है कि हम खड़े हैं हेल्थ केयर सेक्टर में इस वक्त? देखिए, हिंदुस्तान में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं, जो कि बहुत मामूली थोड़े से सावधानी बरतने से जिन्हें हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं पे बेसिक हाइजीन या जो मामूली चीज़ें होती हैं उन पे हमारा फोकस नहीं होता। जैसे अभी डायरिया के बारे में बात की गई, डायरिया से निपटने का बहुत सिंपल तरीका है कि पानी को क्लोरीनेट किया जाए, क्लोरीन डाला जाए पानी में। बहुत महंगा भी नहीं है, पर उसके बावजूद हम किसी तरह से हम अपने जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, ये सहूलियत हम वहाँ पहुँचा नहीं पा रहे हैं। और हालांकि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से सुधार हुआ है, ये नहीं कह सकते कि सुधार नहीं हुआ है, पर कहीं पे इतनी बड़ी आबादी तक पहुंचने के लिए और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स शायद कम पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, बाकी इन्फेक्शियस डिजीज़ की तो बात हो गई, मगर जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जिनका एक रियली एक तूफ़ान सा हमारे सामने खड़ा है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर्स और बाकी चीज़ें, जो एफ्लुएंस आ गया, जो पैसा आ गया, जो फरावानी आ गई हर चीज़ की, एज डॉक्टर हमें बता दीजिए कि क्या सिचुएशन है लाइफस्टाइल जो डिजीज़ है? लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है बहुत आगे चल रही है। जो हम आज 10 साल पहले सिनेरियो देख रहे थे, आज वो सिनेरियो अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि जो मेडिकल सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, एवोल्यूशन जिसमें आ रहा है, उसमें हाई एंड हॉस्पिटल्स का हमने ज़्यादा फोकस किया है। और इससे क्या हुआ है, जो प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर पीछे रह गया है। विद द रिजल्ट व्हाट हैपन्स इज कि जो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ कॉमनली एट अ प्राइमरी लेवल डील हो सकती थी, उसको हाई एंड हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, जहाँ पर कॉस्ट फैक्टर भी आता है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, और जहाँ पर वो सारे इश्यूज़ आ जाते हैं जो एक कॉमन मैन के पहुँच से बाहर है। हम एक तज्जिया आपको दिखाते हैं, एक एनालिसिस दिखाते हैं कि जो हमारी हकीकत है उसकी क्या वजूहात हैं। आप देखते हैं तज्जिया हेल्थ केयर सेक्टर का। तिब्बी सहूलियात शोबे की तरक्की का एक सबब भारत की कसीर आबादी है, जो कि फिल वक्त 1 अरब 10 करोड़ है और 2% सालाना शरह के साथ बढ़ रही है। दूसरी वजह कई बीमारियों के फैलाव में इजाफा है। भारत रिवायती तौर पर एक देही ज़रई मईशत रहा है। तकरीबन 3/4 आबादी अब भी देही इलाकों में रहती है। हाल के आदद-ओ-शुमार के मुताबिक लगभग 27.5% हिंदुस्तानी गरीबी की कौमी सतह से नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे। तकरीबन 30 करोड़ हिंदुस्तानी $1 से कम यौमिया आमदनी पर गुजारा करते हैं। 50% से ज़्यादा बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। छूत छात वाली बीमारियों से लड़ने के अलावा भारत को कई बीमारियों के ज़हूर जैसे एड्स और खुराक पानी से पैदा होने वाले अमराज का सामना भी है। और जो भारत के लोग फरावानी की ज़िंदगी गुजारेंगे और गैर सेहतमंदाना मगरिबी ग़िज़ाओं को अपनाएंगे, जिनमें चीनी और चर्बी की ज़्यादा मिक़दार होती है, तर्ज ज़िंदगी से मुतल्लिक़ बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, कैंसर और ज़ियाबतस में इजाफा होता जाएगा। भारत में तिब्बी सहूलियात का ढांचा मईशत की तरक्की से कदम नहीं मिला पाया। तामीरी ढांचा आज के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। माज़ी करीब तक भारत के 15,393 अस्पतालों में से 2/3 सरकारी थे। बरसों की कलील रकूमात की फराहमी से अक्सर सरकारी तिब्बी मराकज़ सिर्फ बुनियादी इलाज व मुआलजे तक महदूद रह गए हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सरकारी तिब्बी मराकज़ नाकिस और गैर मुनज़्ज़म हैं और इनके पास बेएहतियाती से रखा गया तिब्बी साजो सामा है। डॉक्टर काजी साहब, खस्ता हाल तामीरी ढांचा और जो हमारा मैन पावर है उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कमी, क्या लग रहा है आपको? क्या वजूहात हैं कि हमारा तिब्बी सेक्टर जो है इस हालत पे है? नहीं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स का। जो
हॉस्पिटल सिस्टम या मेडिकल सिस्टम को जो चलाने के लिए दरकार होता है, उसमें हमारी कमी है। अभी हमारे पास डॉक्टरों की कमी है और नर्सेस की कमी है, पैरामेडिक्स की कमी है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट पे ही हम ये सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। हमने अगर कुछ मिसालें दे दी हैं गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस की या हॉस्पिटल्स की, दैट कैन नॉट केटर टू एवरीबडी। तो उसमें हमें प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, उनको उस निगाह से देखना पड़ेगा कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है बल्कि वो सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि गाँव पे फोकस करना, आई विल अगेन से दिस, गाँव पे फोकस करना। जो भी हमारा MBBS करके बच्चा इस वक्त निकल आता है कॉलेज से, वो गांव में नहीं जाता है, वो बेकार भी रहता है लेकिन शहर में ही बैठ जाता है। तो उसको कैसे हम उसको गांव तक ले चलें और कैसे ये कंपलसरी बनाए कि वो चला जाएगा वहाँ पे। अंजलि ओझा, आप कवर करती हैं इन चीज़ों को। क्या आपको लग रहा है कि अवामी बेदारी में कमी है, अवेयरनेस नहीं है, या बुनियादी ढांचा जो है उसमें कमज़ोरी है? जैसा गाँव के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जैसा सर ने कहा कि डॉक्टर्स गाँव में जाना नहीं चाहते हैं, इसके लिए सरकार ने बहुत कुछ करने की भी कोशिश की। कुछ आइडियाज़ आए कि क्यों ना हम MBBS से 1 साल कम पढ़ाई करा के ऐसे एक डॉक्टर्स की एक आर्मी तैयार करें जो गाँव के लिए ही स्पेशली हो। पर देन उसके बाद में ये कहा गया कि क्या आपको लगता है कि गाँव के लोग जो हैं वो बाकी शहरों के इंसानों से कम इंसान है जो उन्हें आप कम ट्रेन डॉक्टर देंगे? तो हल वो नहीं है। हल ये है कि ऐसा क्यों है कि गांव लोगों को ल्यूक्रेटिव नहीं लगते हैं डॉक्टर्स को, वो गांव में जाना नहीं चाहते। कहीं हमें ये देखना होगा कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ गांव में हम दे रहे हैं शायद उसमें कमी है। फिर एक बार ये भी बात हुई कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए और कुछ ऐसा लोकलाइज फिनोमिना हो कि जो लोकल एरिया के लोग हैं वो वहीं पे पढ़ें और वहीं पे उसके आगे वहाँ पे अपना काम करें। तो इस तरह के आइडियाज़ तो आते हैं पर कहीं पे जाकर के पॉलिटिकल गैलरीज़ में अटक जाते हैं, कहीं पे जाकर के साइडलाइन हो जाते हैं। और जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग बहुत अवेयर नहीं है, क्योंकि अगर हम अभी भी देखें तो इन जनरल जो हिंदुस्तान में एक आम आदमी है वो डॉक्टर के पास एवरेज तौर पे एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन से ज़्यादा जाता है। रूरल राजस्थान का भी कुछ दिन पहले मैंने एक फिगर पढ़ा कि लगभग 6% लोग डॉक्टर के पास गए, जबकि एक रूरल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रूरल एरिया का फिगर था 3.5% के लगभग। हम मान सकते हैं कि यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा हैं, शायद इसलिए भी हो, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब लोग बीमार पड़ते हैं उसका इलाज का खर्च उनके अपने पॉकेट से जाता है। वो शहरों की तरफ जाते हैं, अगर ये उन्हें लोकली ये ऑप्शंस मिले तो शायद इकोनॉमिकली भी उनके लिए ज़्यादा अच्छा हो। डॉक्टर रमेश रैना, ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है उस तक जो लोग जाते हैं, वहाँ तक पहुँच पाते हैं, रसाई मुमकिन हो पाती है, वहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक या बुनियादी सहूलियत मैसर है, वेयरएज़ जो टर्शरी केयर सेक्टर है और सेकेंडरी और प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें काफ़ी सहूलियात है। आपको नहीं लग रहा है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है? देखिए, जो आप कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देयर इज़ अ टोटल मिसमैच बिटवीन प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। जो बेसिक फाउंडेशन है हेल्थ केयर सिस्टम का है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द फर्स्ट सेंटर जहां पर आप डिटेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी आता है आपके पास, हम उसको डिटेक्ट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस, जो हमारे पास अवेलेबल मीन्स है वहाँ पर उसी अवेलेबल मीन्स के दायरे में हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस करार देते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीट भी हम वहीं पर करते हैं। और उसके साथ जो जुड़ी हुई बाकी चीज़ें हैं, जो जुड़ी हुई बाकी फैसिलिटीज़ हैं, वो अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रांग नहीं करेंगे हम आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेशन में है। जब हम प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रांग करेंगे, ये सेकेंडरी केयर आपका पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, यही स्ट्रेंथ देगा टर्शरी केयर को। बट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में जो ये हो रहा है, हाई एंड हॉस्पिटल्स एंड सुपर स्पेशली हॉस्पिटल्स का जो ये माहौल चल रहा है, इस माहौल के चलते हुए मुझे लगता है जो बेसिक हेल्थ केयर की फाउंडेशंस है वो कहीं डगमगा रही है। डॉक्टर काजी साहब, दवासाजी की जो सन्नत है वो उरूज पर है और भारत को एक मार्केट मिला है दवासाजी की सन्नत में। आपको क्या लग रहा है कि क्या पॉजिटिव्स हैं जो हम इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हासिल कर सकते हैं ताकि हमारा तिबी सेक्टर
स्ट्रांग हो? नहीं, सबसे पहले ये तो मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर को मुबारकबाद दे दूंगा कि उन्होंने हिंदुस्तान को नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन पर लाया है पूरे वर्ल्ड में। और क्वालिटी ऑफ मेडिसिन हमारे एक दो केसेस को छोड़ के अगर हम देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत माकूल प्राइस पे दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो बहुत अच्छा आगे जा रहा है। और उसके जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बहुत हाई क्वालिटी का बच्चा निकल आता है, तो आई थिंक उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इससे हट के ये बताना चाहता हूँ, अभी भी 60% से ज़्यादा लोग हमारे जो है ट्रेडिशनल सिस्टम को इख्तियार करना चाहते हैं। और फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल सिस्टम जैसे आयुर्वेदा, यूनानी सिस्टम, सिद्धा है, ये ऑफिशियल सिस्टम है और इस पे ज़्यादा फोकस नहीं है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा 60% से ज़्यादा लोग गाँव में अभी भी अकीदा रखते हैं इन चीज़ों के से, और ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ओल्ड एज डिजीज़ हैं, इस पे काफ़ी हद तक ये इसका साथ हो सकता है और ये इंटेग्रेटिव बन सकता है। लेकिन हमारे जो लोग एलोपैथिक सिस्टम में जाते हैं वो एक दीवार पैदा कर देते हैं, वो ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, वैसी वर्सा। और गवर्नमेंट ने हालांकि 2 सेक्टर बनाए हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रूल। क्वालिटी इज अ बिग प्रॉब्लम एज फार एज ट्रेडिशनल मेडिसिन इज कंसर्न, बट देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन दैट। देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। आई थिंक वी हैव टू कॉम्प्रिहेंसिवली लुक एट all these things together and make an integrative system. Okay. अंजलि ओझा, जो तिब्बी सहूलियात हैं और जो तिब्बी मराकज़ हैं उनमें सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत लगती है? इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें बहुत कम है, 1% से भी कम है। और अगर हम स्टेट्स का और सेंटर का सारा मिलाएं, जितना भी सरकार की तरफ से जाता है, तो इस जो हमारा अभी प्लान पीरियड चल रहा है 2017 तक, उसके एंड तक 2% से भी कम रहेगा सेंटर और स्टेट का एक्सपेंडिचर मिला के। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो खर्चा होता है मेडिसिन पे या हेल्थ सेक्टर पे, वो लोगों की अपनी जेब से होता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, हमने बात किया। और डॉक्टर रमेश रैना साहब, आप हमें ये बता दीजिए कि लोग मांग कर रहे हैं टर्शियरी केयर को स्ट्रांग बनाने की, सानवी निगहदाश्त जो है उसको ज़्यादा मजबूत करने की बात हो रही है, आप कितने इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि टर्शियरी केयर बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। लेकिन मसला ये है कि आप किस लेवल पे इसको स्ट्रांग कर रहे हैं। जब आप टर्शियरी लेवल की स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो आप मेट्रोपोलिस में देख रहे हैं, लेकिन यही टर्शियरी स्ट्रेंथ अगर आप गांव में जाके देखेंगे, उनके पास बेसिक जो प्राइमरी केयर वो अवेलेबल नहीं है। तो जो मैंने बोला था कि इसका मिसमैच है, और वो मिसमैच यहीं पर एविडेंट में आ रहा है जहां हम टर्शियरी केयर को बिल्कुल स्ट्रेंथ देते हैं। वो आप दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली में कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स इस कदर बढ़ गया है कि एक आम आदमी की उड़ान वहां तक नहीं है। एम्स में जाएगा तो वहां पर क्यू में रहना पड़ता है। अगर एम्स के साथ छोटे छोटे क्लिनिक अटैच हो जाते हैं, दिल्ली रूरल एरियाज़ में एक नेशनल रूरल मिशन का गठन हो जाए जहां पर ये मान के चले कि इसका लिंकेजेस हम बड़े हॉस्पिटल्स के साथ रहें। फॉर एग्जांपल, वी हैव प्लेस ए, एक गांव प्लेस ए है जहां पर आपने एक प्राइमरी केयर एस्टैब्लिश कर दिया और इस प्राइमरी केयर को डायरेक्टली अटैच किया विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एक आप एक कनेक्टिविटी इंश्योर करते हैं, दूसरा पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं, और तीसरा आप पब्लिक फेथ इंश्योर करते हैं। ये आपका एक नजरिया है, इंटीग्रेटेड तरीकेकार होना चाहिए। हम हर जो आदमी है और हर जो स्पेशलिस्ट है, प्रोफेशनल है, उसका एक अपना नजरिया है और एक विजन है। आपको दिखाते हैं हमारा नया सेगमेंट विजन का स्टेटमेंट कि क्या हमारे अहदाफ हों, क्या टारगेट्स होने चाहिए। तिब्बी सियाहत भारत में तिब्बी सहूलियात सेक्टर की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही है। भारत के तिब्बी सियाहत के उभरने से मुल्क के आला तालीम याफ्ता, अंग्रेजी जुबान में माहिर तिब्बी अमले, जदीद तरीन प्राइवेट अस्पतालों और तशखीस सहूलियात से मगरबी ममालिक के बाशिंदे वहाँ के बेपनाह तिब्बी अखराजात उठाने के बदले भारत इलाज कराने के लिए आते हैं। भारत आला मियार का इलाज व मुआलजा अमेरिका के मुकाबले में सिर्फ 10% अखराजात पर
फराहम करता है। भारत के सिर्फ 25% तिब्बी माहिर यानी फिजिशियंस नीम शहरी इलाकों में रहते हैं और फ़कत 3% देही इलाकों में सुकूनत इख्तियार करते हैं। इसके नतीजे में देही इलाके जहां 70 करोड़ आबादी रहती है मुनासिब तिब्बी सहूलियात से महरूम रहते हैं। इसका एक हल टेलीमेडिसिन है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इंटरनेट के जरिए मसाफत से मरीज की तशखीस करना, उस पर नजर रखना और उसका इलाज करना। टेलीमेडिसिन भारत में तेजी से उभरने वाली ट्रेंड है, जिसे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की का सहारा हासिल है और जिससे टेलीकॉम अखराजात में काफी कमी आई है। भारत के तिब्बी सहूलियात ढांचे को फैलने और बेहतर बनाने के लिए आने वाले बरसों में काफी ज्यादा प्राइवेट सरमाए की जरूरत है। भारत में फी 10 लाख आबादी के लिए लगभग 860 बिस्तर हैं। ये आलमी औसत का 5वां हिस्सा है, जो 3960 है। अस्पतालों में आइंदा बरसों में 4.5 लाख इजाफी बिस्तरों की जरूरत होगी, जिस पर $25 अरब खर्च होंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका विजन क्या है तिब्बी सेक्टर के सिलसिले में कि क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये जो आंकड़े बता दिए ये तो सबको पता है, और इसमें खाली गवर्नमेंट सेक्टर पे हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हमारा 12th प्लान में काफ़ी फोकस किया है गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, और ये सारी चीज़ें डिस्कशन काफ़ी हद तक चली। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी और सही मानों में होगी, हाँ अनफॉर्चुनेटली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को उतना अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता है इस कंट्री में। लोग हमेशा प्राइवेट सेक्टर को ये समझते हैं कि वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लोगों को अवेयरनेस की देने की ज़रूरत है, और उसके अलावा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक माहौल एक पैदा करना पड़ेगा, वो मॉडल चलाना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो है और आस्ता आस्ता वो रूरल एरिया में भी जा सकते हैं। ठीक है, अंजलि आहूजा, आपका विजन क्या है? खास तौर पे बेदारी जो बढ़नी चाहिए अवामी सतह पे, ग्रॉस रूट लेवल्स पे जो एक बेदारी की मुहिम चलाई जाए, तो कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो मुझे लगता है जो हमारा पब्लिक एलोकेशन है हेल्थ सेक्टर में, जो सरकार का पैसा लग रहा है उसमें इजाफे की ज़रूरत है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसके अलावा लोकल लेवल पे, बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाने की ज़रूरत है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में काफ़ी कुछ हुआ है, पर उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें हमने आशा बनाई, जैसे हमारे जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं जो लोकल लेवल पे, उनमें और ह्यूमन रिसोर्सेज लाने की ज़रूरत है। एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हुई थी, उनमें से अभी एक भी तैयार नहीं हो पाया है, फंक्शनिंग नहीं है पूरी तरह से। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोकल लेवल पे लोगों को वो सहूलियात मिलें जिसके लिए वो कहीं बिहार के गांव से या कहीं उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते हैं, एम्स के बाहर आकर के सड़क पे रहते हैं, ये उन्हें उनके ही इलाके में मिल जाए। रमेश रैना साहब, ज़्यादा तवज्जो जो है वो डिजीज़ पे है, इमराज पे है, सेहत पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है। हम डॉक्टर्स और लोग मिल के डिजीज़ को रोकने के लिए क्यों प्रिवेंटिव केयर को तरजीह नहीं दे रहे? ऐसा है कि ये नहीं है कि हम प्रिवेंटिव को तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक और ऐड जो इन्होंने विजन की बात की, उस विजन पे मैं बात करूंगा जो इससे इंटीग्रेट है, जो इससे लिंक्ड है। मेरी नज़र में जो फ्यूचर विजन होना चाहिए वो होना चाहिए राइट टू गुड हेल्थ। एक एक्ट आना चाहिए पार्लियामेंट में, राइट टू गुड हेल्थ। और राइट टू गुड हेल्थ में ये सारे जो कंपोनेंट्स है, प्राइमरी केयर को लेके, प्रिवेंटिव केयर को लेके, क्योंकि आज की डेट में जब आप डिजीज़ प्रोफाइल देखते हैं तो डिजीज़ प्रोफाइल में कम से कम 70 to 80% ऐसी डिजीज़ है जो प्रिवेंट की जा सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं होता है? वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होना चाहिए।
डॉक्टर एलोन कैन नॉट कंट्रीब्यूट जब तक सिविल सोसाइटी का, फॉर एग्जांपल डायरिया की बात हो गई, फॉर एग्जांपल डेंगू की बात हो गई, बेसिक चीज़ है कि पानी एक जगह कलेक्ट हो जाता है मोहल्ले में, वहाँ पर कीड़े उठते हैं, उनसे डिजीज़ आ जाती है। अगर ये सिविल सोसाइटी वहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, ये अपना जो क्लीन करती है, हाइजीनिकली इसको अच्छा बनाती है, तो कम से कम डिजीज़ रेट जो ड्रॉप डाउन हो जाएगा वो अबाउट 40% ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है जब तक सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब तक सिविल सोसाइटी का अवेयरनेस नहीं होगा, और जब तक सिविल सोसाइटी की फेथ ऑन द सिस्टम नहीं हो जाएगी, तब तक ये चीज़ें नहीं हो जाएगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज, जब तक एक आदमी का राइट टू गुड हेल्थ नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि हम अगले साल भी ऐसे ही डिबेट करते जाएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं खुशी के साथ, आपकी मुस्कुराहटों के साथ, कि हमारी सेहत बनी रहे और हम सब जो बीमारियां हैं, जो इमराज हैं, उनसे निजात पाएँ, और ताकि हमारा तिब्बी सेक्टर जो है उस पर लोड भी कम पड़ जाए और हम सब एक प्रिवेंटिव नोशन के तहत प्रिवेंटिव केयर करके अपनी सेहत को बचाएं और डिजीज़ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा। अपनी बात में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।